जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14, भावना योग और संस्कार निर्माण। संस्कारों से सुसंस्कार की ओर। जीवन की यात्रा एक उपजाऊ भूमि की तरह है और हमारे प्रारंभिक वर्ष वह समय है जब इस भूमि में भावनाएं, विचार और व्यवहार के बीज रोपित किए जाते हैं। यही बीज समय के साथ अंकुरित होकर, पल्लवित होकर हमारे संस्कारों का रूप धारण करते हैं। वे गहरी जड़ें जो हमारे व्यक्तित्व के वृक्ष को आधार देती हैं। कल्पना कीजिए, यदि शैशवावस्था की इस कोमल भूमि पर कृतज्ञता की ओस, करुणा की नमी, अनुशासन का सूर्य प्रकाश, श्रद्धा की वायु, सेवा का जल और सत्य निष्ठा की पोषक मिट्टी का सिंचन चेतन रूप से किया जाए, तो भविष्य का जीवन वृक्ष स्वतः ही सघन, सुफलित और उज्जवल बनेगा। भावना योग इस संदर्भ में केवल जीवन की नकारात्मकताओं और चुनौतियों के समाधान का एक प्रभावी माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण और सुसंस्कारों की स्थापना का एक अत्यंत सशक्त एवं वैज्ञानिक साधन भी है, जो व्यक्ति के अंतर्मन को गहराई से परिष्कृत करता है। तो हमारे जीवन में हमारे संस्कार कैसे बनते हैं, ये धीरे धीरे हमारे जो अर्ली एज होती है, अ, बचपन कहिए, किशोरावस्था कहिए, एटलीस्ट साइंटिफिकली कहा जाता है कि टिल 28 आप पूरे आपकी भावनाएं पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती हैं, आपके विचार पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। तो 28 तक इंसान के जो डिफॉल्ट थॉट प्रोसेस और फीलिंग स्ट्रक्चर है वो बन चुका होता है। तो अगर उस अवस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में इंसान के अंदर कृतज्ञता, करुणा, अनुशासन, श्रद्धा, सेवा, सत्यनिष्ठा अगर बस जाए, तो उसका जीवन स्वतः ही सघन और उज्जवल बनेगा। तो संस्कार क्या है, आइए देखते हैं। संस्कार शब्द अपने आप में गहन अर्थ समेटे हुए है। इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण, परिष्करण और स्थायी प्रभाव। ये केवल सतही आदतें नहीं, बल्कि हमारे मन और चेतना पर अंकित वे गहरे अमिट चिन्ह हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को सूक्ष्मता से प्रभावित करते हैं। हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारे पारस्परिक संबंध, हमारी प्रतिक्रियाएं और अंततः हमारे जीवन की समग्र दिशा, यह सब हमारे संस्कारों की नींव पर ही निर्मित होता है। ये वे अदृश्य शिल्पकार हैं जो निरंतर हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते रहते हैं। तो इंसान जो भी बनता है वो अपने संस्कारों की फाउंडेशन पे ही बनता है। संस्कार एक इंसान की फाउंडेशन है, जो कि उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी रिलेशनशिप, उसकी रिस्पॉन्स या रिएक्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये सब उसके संस्कारों पे ही डिपेंडेंट है। एक प्रचलित उक्ति इसे सुंदरता से व्यक्त करती है। जैसी भावना वैसा संस्कार, जैसा संस्कार वैसा जीवन। अर्थात हमारी भावनाएं ही संस्कारों को जन्म देती हैं और यही संस्कार हमारे जीवन की गुणवत्ता और दिशा निर्धारित करते हैं। तब देखते भावना योग कैसे संस्कार बनाता है। भावना योग एक क्रमिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सिक्वेंशियल और साइंटिफिक प्रोसेस है भावना योग, जो अंतर मन में सकारात्मक संस्कारों की स्थापना करती है। इसके चार प्रमुख चरण इस प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। तो भावना योग के चार चरण क्या हैं? अब तक तो सबको याद हो जाना चाहिए, अगर आप इस चैप्टर तक पहुंचे हैं तो आप कई बार इसका रिवीजन कर चुके हैं। तो चार संस्कार हैं: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। तो देखते हैं कि हर चरण कैसे संस्कार निर्माण में क्या भूमिका निभाता है। तो पहला चरण प्रार्थना, यह हृदय को विनम्रता और कृतज्ञता से भरती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सेकंड चरण प्रतिक्रमण, यह आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली उपकरण है, जिससे हम अपनी भूलों को पहचान कर उनसे मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीसरा है प्रत्याख्यान, यह भविष्य के लिए सकारात्मक संकल्प लेने की प्रक्रिया है, जिससे हम नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्याग कर शुभ आचरण का वर्ण करते हैं। तो हम नेगेटिविटी को छोड़कर
पॉजिटिविटी की और पॉजिटिव संकल्प लेते हैं और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं। फाइनल फोर्थ जो चरण है, सामायिक व ऊर्जा ध्यान, यह मन को शांत, स्थिर और केंद्रित करने का अभ्यास है, जिससे आंतरिक जागरूकता और विवेक शक्ति का विकास होता है। इन चारों चरणों में के समन्वित अभ्यास से हम अपने भीतर निरंतर चल रहे स्मृति, संवेदना, प्रतिक्रिया, आचरण, तो क्या है ये स्मृति, मेमोरी, संवेदना, फीलिंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, बिहेवियर के जटिल चक्र को समझकर उसे शुद्ध और स्थिर करने में सक्षम होते हैं। तो हमारे अंदर जो है एक कांस्टेंट प्रोसेस चलता रहता है, जो कि हमारी मेमोरी से स्टार्ट होता है। हमारी संवेदना यानी कि हमारे आभास, हमारी अनुभूति, और उससे रिलेटेड ही हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो कोई भी इवेंट होता है लाइफ में, तो उस इवेंट पे आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, वो आपका ब्रेन पैटर्न में जो आपकी मेमोरी है, कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस भी हो सकती है, सबकॉन्शियस भी हो सकती है। तो जो भी आपके ब्रेन पैटर्न में आपका मेमोरी पैटर्न है, आपकी जो संवेदना है, जो आपका फीलिंग पैटर्न है, उन दोनों के बेसिस पे आप रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जो आपका रिएक्शन है किसी भी चीज को लेके, जैसे कोई भी इवेंट हुआ, तो कोई तो इंसान बहुत तुनक जाता है, कोई इंसान बहुत अगर सब जो आपको किसी ने ऊंची आवाज में कुछ बोल दिया, तो किसी आपके अंदर, किसी के अंदर तो होगा कि अरे डिफेंड, मुझे कैसे इतना ऊंचा बोल दिया, ये मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है। तो कोई तो तुनक जाएगा, या फिर कोई इंसान उसको इग्नोर करके समता भाव से ले लेगा। तो ये किस चीज पे डिपेंड होता है, एक इवेंट के अलग अलग रिस्पॉन्स, अलग अलग इंसान अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ये चक्र है, उनके अंदर जो डिफॉल्ट प्रोसेस है किसी भी इवेंट को या किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का, वो उनकी अपनी मेमोरी और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक जटिल समीकरण बन गया है कि उनके एक्सपीरियंस से वो कैसे उस चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। और हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस इंडिविजुअल होता है, तो इंडिविजुअल की एक यूनिक प्रतिक्रिया निकल के आती है। तो इन चारों चरणों से हम उस जटिल चक्र को समझकर उसे सूक्ष्म और स्थिर करने में सक्षम होते हैं। तो क्योंकि एक डिफॉल्ट प्रोसेस है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, वो बस वैसे ही रिएक्ट कर जाता है। तो उसे आप अगर स्थिर कर लेंगे, अगर आप उसको, उस चक्र को समझ लेंगे, उस साइकिल को समझ लेंगे, तो आप उसको एक स्टिलनेस में लाके उसे आप प्योरीफाई कर सकते हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका नया डिफॉल्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जब ये आंतरिक चक्र शुद्ध होता है, तो नकारात्मक आवेग क्षीण होने लगते हैं और आत्मा पर स्वाभाविक रूप से नैतिक, मानवीय और आध्यात्मिक संस्कारों की गहरी छाप अंकित होने लगती है, जो हमारे स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन जाती है। तो जब आप इसको समझ के प्यूरिफाई करते हैं, तो आप एक पॉजिटिव डिफॉल्ट चक्र बना सकते हैं। चक्र फिर भी रहेगा, आप मतलब हर सिचुएशन में इंसान वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है अपनी मेमोरी के बेस पे, अपनी फीलिंग्स के बेस पे। तो वो डिफॉल्ट रिस्पॉन्स एक नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव हो सकता है। और जब आप खुद समझ के उसे नया बना रहे हैं, तो आपका उसके ऊपर एक नियंत्रण आ जाता है, जिसमें आपका जो एक डिफॉल्ट का वेग होता है कि अरे इमिजिएटली किसी चीज पे रिएक्ट कर दिया, उसे आप सोच समझ के रिएक्ट करेंगे। तो वो आवेग जो है, नकारात्मक आवेग जो है, वो क्षीण होने लगता है। आपके रिस्पॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी होगी नेगेटिविटी की, वो स्लो हो जाएगी, और धीरे धीरे आप पॉजिटिव डिफॉल्ट नेचर जो है, अपना डिफॉल्ट नेचर जो है, वो पॉजिटिव डेवलप करने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यकाल में भावना युग का प्रभाव, सुसंस्कारों की नींव। बाल्यकाल वह सुनहरी अवस्था है जब मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इस समय भावना योग का अभ्यास भविष्य के लिए अमूल्य संस्कारों की नींव रखता है। तो कहते हैं ना, बच्चों को सिखाना, बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं, जैसे गढ़ोगे वैसे घट जाएंगे। तो बच्चों को अगर इस इन संस्कार दिए जाएं बचपन से ही भावना योग के, तो उनका भविष्य जो है वो अमूल्य संस्कारों की नींव पे टिका होगा। कृतज्ञता का संस्कार, तो पहला संस्कार है कृतज्ञता का संस्कार। प्रार्थना के नियमित अभ्यास से बालक न केवल ईश्वर के प्रति, बल्कि अपने माता पिता, गुरुजनों, प्रकृति के हर तत्व,
प्राप्त होने वाले भोजन, संपूर्ण समाज के प्रति एक गहरा आभार और कृतज्ञता का भाव विकसित करना सीखता है। यह भाव उसे जीवन में प्राप्त छोटी बड़ी सभी नियामतों का सम्मान करना सिखाते हैं। तो पहली पॉजिटिव भावना जो है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो है कृतज्ञ होना। सिर्फ ईश्वर के प्रति नहीं, हर एक चीज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, हमें जो रोज भोजन मिल रहा है, प्रकृति के प्रति, हवा के प्रति जिसमें हम सांस ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्राप्त है लेकिन हम उनके प्रति कभी कृतज्ञता अभिव्यक्ति नहीं करते। तो कृतज्ञता का अभ्यास आप हर चीज के प्रति करना जब शुरू करते हैं तो आपकी कृतज्ञता का जो भाव है वो और गहरा होता चला जाता है। सेकंड संस्कार है दोष स्वीकृति और क्षमा भावना का संस्कार। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के अभ्यास बाल मन में एक अद्भुत गुण विकसित करते हैं, अपनी भूलों का साहसपूर्वक स्वीकारना और जिनके प्रति भूल हुई हो उनसे हृदय से क्षमा मांगना। साथ ही दूसरों की त्रुटियों के प्रति क्षमाशील बनना भी सहज स्वभाव बन जाता है। यही आत्म जवाबदेही और उदारता का संस्कार है जो स्वस्थ संबंधों की आधारशिला है। तो अपनी गलती स्वीकार करना, इतना साहस होना कि अपनी गलती हुई है तो उसे मान लिया और दूसरों से उस चीज के लिए क्षमा मांग ली। और दूसरा ये है कि अगर किसी और से गलती हुई है तो उन्हें क्षमा करने का भी सहजता आ जाना। तो ये दोनों चीजें जब बच्चे सीख जाते हैं तो उसके अंदर जो है एक आत्मा के अंदर एक उदारता का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुण बहुत डेवलप हो जाता है। और ये एक रिस्पॉन्सिबल और उदार इंसान जो है वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। शुद्ध संकल्प और नैतिक आचरण का विकास। मैं किसी भी प्राणी को अपने मन वचन और कर्म से दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सदैव दूसरों की सहायता करने का प्रयास करूंगा। मैं हमेशा सत्य और मधुर वाणी बोलूंगा। इस प्रकार के सकारात्मक प्रत्याख्यान संकल्प बाल मन में नैतिकता, अहिंसा और सेवा भावना के कोमल बीज बोते हैं जो समय के साथ विशाल वृक्ष बनते हैं। तो ये जो प्रत्याख्यान के जो संकल्प हैं ये नए संस्कारों के बीज बोते हैं, नैतिकता, अहिंसा और सेवा भावना। जैसे जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, सबकी सहायता करने का प्रयास करूंगा, सत्य और मधुर वाणी बोलूंगा, तो ये एक शुद्ध संकल्प और नैतिक आचरण का विकास करता है बच्चों में। मन संयम और आत्मचिंतन की आदत का निर्माण। मनः संयम, सॉरी, मनः संयम और आत्मचिंतन की आदत का निर्माण। सामायिक और ऊर्जा प्रवाह ध्यान बच्चों को चंचल मन को साधने, अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी भाव से अवलोकन करने और किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पूर्व ठहर कर विचार करने की कला सिखाता है। यही संयम, विवेक और आत्म जागरूकता का प्रारंभिक बीज है जो उन्हें आवेगों का दास बनने से बचाता है। तो आत्मचिंतन की आदत और अगर ध्यान करने का अभ्यास बचपन में, बचपन से ही आ जाए तो वो अपने चंचल मन को साधने लग जाएंगे, उसको स्थिरता से देखने लग जाएंगे और वो अपने भावनाओं का भी क्लियरली ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, जिससे धीरे धीरे वो उनका जो एक बेसिक नेचर है वो सेल्फ अवेयरनेस की ओर बढ़ेगा और उनको किसी भी चीज को रिएक्ट करने की बजाय वो रेस्पॉन्ड करना सीखेंगे। तो उनके अंदर जो आवेग का जो आवेग पर, उनके मन के आवेग का उन पर कंट्रोल नहीं होगा, उनका कंट्रोल होगा मन के आवेग पे। वे अपने मन के आवेग को कंट्रोल कर पाएंगे, आवेग उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है भावना योग द्वारा संस्कार निर्माण की विशिष्ट विधियां एवं योगदान। भावना योग विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और संस्कारों को पुष्ट करता है। कर्तव्य बोध का जागरण। प्रत्याख्यान के अभ्यास में जब बालक या व्यक्ति अपने दैनिक कर्तव्यों जैसे माता पिता की सेवा, अध्ययन या अपने परिवेश के प्रति जिम्मेदारी को पुनः पुष्टि करता है तो उसके भीतर कर्तव्य परायणता का संस्कार दृढ़ होता है।
तो जब आप दैनिक कर्तव्यों या नए संकल्प बनाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो आप अपने कर्तव्य, उनके अंदर कर्तव्य बोध होता है और वो अपने कर्तव्य को पूरा करने का संस्कार जो है वो उनके अंदर और स्ट्रांग होता जाता है। सेवा भावना का विस्तार। प्रार्थना में केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी का मंगल हो, सभी जीव सुखी हों जैसी सार्वभौमिक कल्याण की भावनाएं और सामायिक में दूसरों के दुखों के प्रति करुणा का भाव व्यक्ति में निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा जगाता है। तो निस्वार्थ सेवा करने का भाव व्यक्ति में होना बहुत ही आवश्यक है। स्वार्थ के लिए तो सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। स्वार्थ के लिए तो हम मतलब अपना काम करते हैं, अपना जॉब करते हैं, या कई रिश्तों में भी हम स्वार्थ के लिए होते हैं। लेकिन निस्वार्थ सेवा किसे कहते हैं? जहाँ ऐसे व्यक्ति की या ऐसी मुहिम के लिए आप कुछ कर रहे हो, ऐसे कॉज के लिए आप कुछ कर रहे हो जिससे आप कुछ पर्सनल रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप भले ही तन से सेवा कर रहे हो, मन से सेवा कर रहे हो, धन से सेवा कर रहे हो, लेकिन आप उसका कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो निस्वार्थ सेवा कहलाती है। शुद्धाचार की प्रतिष्ठा। प्रतिक्रमण के माध्यम से प्रतिदिन अपने विचारों, वचनों और कर्मों का आत्मनिरीक्षण करने और उनमें आई अशुद्धियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का संकल्प लेने से आत्मशुद्धि की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे शुद्धाचार का संस्कार स्थापित होता है। तो जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस डेवलप कर लेते हैं कि आप डेली अपने विचारों को, कर्मों को, वचनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको ऑब्जर्व करके आप नए संकल्प लेते जा रहे हैं, प्रत्याख्यान के माध्यम से नया पॉजिटिव संकल्प ले रहे हैं, तो एक शुद्ध आचार का संस्कार बन जाता है कि आप अपने आचरण को शुद्ध करते जा रहे हैं। आपसे कोई गलती हुई आज पूरे दिन में, आपने शाम को देखा, आपने निरीक्षण किया, फिर आपने डिसाइड किया कि अच्छा ये मेरा गलत आचरण था, अब मुझे नया आचरण ये बनाना है। आपने उसका संकल्प लिया, आपने अपने भावना योग में उस संकल्प को दोहराया, बार बार दोहराया। तो इस तरीके से आप अपने आचरण को शुद्ध करते जाते हैं। शांत एवं संतुलित चित्त का निर्माण। ऊर्जा प्रवाह, ध्यान और सामायिक मन की चंचलता को कम कर उसे स्थिरता और आंतरिक संतुलन प्रदान करते हैं। एक शांत चित्त ही सही निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। तो ऊर्जा प्रवाह, ध्यान और सामायिक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे ही हम अपने मन में स्थिरता ले आते हैं, तो एक स्थिर मन ही बाहर होने वाली गतिविधियों को, बाहर होने वाले हर सर्कमस्टांस को, हर सिचुएशन को करेक्टली एनालाइज कर पाता है, करेक्टली उस सिचुएशन में डिसीजन ले पाता है कि सही निर्णय क्या है। तो उसके लिए शांत चित्त में ही सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगर आपका ही चित्त उथल पुथल है, आपके ही अंदर अशांति मची हुई है, आपका मन ही अशांत रहता है, तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो भी उस अशांति और उथल पुथल वाले मन से ही लेंगे, तो उस निर्णय के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो जब आप शांत मन से निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये आपने भी अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि जब आप पीस ऑफ माइंड से, माइंड क्या, मन, तो पीस ऑफ, शांत चित्त से अगर आपने निर्णय लिया है तो आपका डिसीजन मोस्टली सही होता है। धर्म एवं अध्यात्म में रुचि का विकास। भावना योग का प्रतिदिन अभ्यास, चाहे वह अल्प समय के लिए ही क्यों ना हो, बच्चों और बड़ों में समान रूप से धर्म, आध्यात्मिकता और ध्यान के प्रति एक स्वाभाविक रुचि और आकर्षण उत्पन्न करता है, जो उन्हें जीवन का गहरा अर्थ समझने में सहायक होता है। तो आप डेली, निरंतर अगर अभ्यास करते हैं भावना योग का प्रतिदिन, भले ही आप 5 मिनट वाला ही भावना योग कर रहे हैं, आप 23 मिनट्स वाला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अगर उसे करते जाते हैं, तो एक तरीके से वो आपका रूटीन, शुरू में आप रूटीन से ही शुरू करते हैं, लेकिन वो रूटीन धीरे धीरे आपको इतना अच्छा लगना लग जाता है कि आप उसको करना चाहते हैं और करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब अपने अंदर एक स्थिरता, अपने अंदर शांति, अपने अंदर अच्छा अनुभव करना शुरू करेंगे, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप रोज और अच्छा अनुभव करें। तो ये एक धीरे धीरे रूटीन आपको शुरू में मेंटेन करना पड़ेगा, बट एक बार जब रूटीन बन गया, आपने 3-4 हफ्ते तक
निरंतर अभ्यास कर लिया, तो आपके अंदर से ही वो अट्रैक्शन आएगा कि अरे मुझे भावना योग करना है। तो क्योंकि जिस भी चीज में करने में हमें अच्छा लगने लग जाता है, इंसान उसे और और चाहता है, और चाहता है, राइट। अगर आपको खेलने में मजा आने लग जाता है तो आप और खेलना चाहते हो। उसी तरीके से अगर आपको अंदर से शांति और खुशी महसूस होने लग जाती है, या आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपको कम परेशान करती है, तो आप इस चीज को और चाहोगे, और चाहोगे। लेकिन शुरू में आपको ये डिसिप्लिन की तरह अभ्यास बढ़ाना बनाना पड़ेगा, ताकि आपका सिस्टम इस डिसिप्लिन में आए। और जैसे जैसे ये काम करना शुरू कर जाएगा निरंतर अभ्यास के द्वारा, उसमें एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, तो उसके बाद आप खुद ही चाहोगे कि आप डेली करो। शिक्षकों और माता पिता के लिए दिशा सूचनाएं। संस्कार निर्माण में सहयोगी भूमिका। बच्चों में सुसंस्कारों का बीजारोपण करने में शिक्षकों और माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावना योग के सिद्धांतों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव। सरल और रोचक प्रस्तुति। बच्चों को भावना योग का अभ्यास नीरस उपदेशों की बजाय कहानियों, दृष्टांतों, आकर्षक चित्रों और लयबद्ध गीत या कविताओं की शैली में कराएं, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। संकल्प कार्ड का प्रयोग। छोटे छोटे सकारात्मक संकल्प, जैसे मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, मैं सबकी मदद करूंगा, कार्ड पर लिखकर बनवाएं। बच्चों को प्रेरित करें कि वे इन कार्डों को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें और उन पर मनन करें। तो ये कुछ आइडियाज हैं कि बच्चों को भावना योग कैसे सिखाएं। खेल खेल में सिखाएं, कहानियों या उसको कविता की शैली में सिखाएं, या उनको संकल्प कार्ड पढ़ना सिखाएं कि वो दिन में 2-3 बार उस कार्ड को निकाल कर पढ़ें। पारिवारिक प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना के समय यदि संभव हो तो घर के सभी सदस्य एक साथ बैठें। इससे पारिवारिक एकता बढ़ती है और बच्चों में आध्यात्मिकता के प्रति सहज भाव जागृत होता है। सामूहिक अभ्यास को दिनचर्या में शामिल करें। साप्ताहिक दिनचर्या में सामूहिक अभ्यास, कुछ मिनटों का मौन ध्यान और क्षमा याचना दिवस, एक दूसरे से अनजाने जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगना और क्षमा करना जैसी गतिविधियों को शामिल करें। यह सामाजिक सौहार्द और भावनात्मक शुद्धि को बढ़ावा देगा। स्वयं उदाहरण बने, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे पढ़ाने से की बजाय ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखते हैं। बच्चे उपदेशों से अधिक आचरण का अनुसरण करते हैं। यदि माता पिता और शिक्षक स्वयं इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे। जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी। संस्कारों की शाश्वत प्रासंगिकता। एक बार जब सुसंस्कार हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाते हैं, तो वे जीवन भर एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में हमारा साथ देते हैं। भावना योग द्वारा निर्मित और पोषित संस्कार जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अमूल्य सिद्ध होते हैं। विद्यार्थी जीवन में ये संस्कार अनुशासन, एकाग्रता, गुरुजनों के प्रति के प्रति श्रद्धा और ज्ञान प्राप्ति की तीव्र प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे शैक्षणिक सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। युवा अवस्था में जब भावनाएं और आवेग प्रबल होते हैं, तब ये संस्कार स्वभाव को नियंत्रित रखने, सही गलत का विवेक बनाए रखने और चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करने की शक्ति देते हैं। वे नैतिक पतन से बचाते हैं और चरित्र को दृढ़ रखते हैं। गृहस्थ जीवन में ये संस्कार प्रेम, सहिष्णुता, जिम्मेदारी और पारिवारिक मूल्यों के प्रति निष्ठा प्रदान करते हैं, जिससे संबंध मधुर और स्थायी बनते हैं। वृद्धावस्था में जीवन के इस पड़ाव पर भावना योग से प्राप्त आत्मसंतोष, संयम, शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। प्रेरक प्रसंग। भावना से रूपांतरण। तो एक कहानी है, इंस्पायरिंग प्रसंग, इंस्पायरिंग स्टोरी। एक छोटा बालक था, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का। छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाना, चीखना चिल्लाना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता और शिक्षक सभी परेशान थे। किसी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह पर उसे प्रतिदिन कुछ समय सामायिक में बैठने और मन ही ये दोहराने को कहा गया। मैं शांत हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं अच्छा बालक हूँ, मैं एक अच्छा बालक हूँ। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, मन भटकता रहा, किंतु उसने अभ्यास जारी रखा।
कुछ ही महीनों के नियमित अभ्यास के उपरांत उसके व्यवहार में आकर्षक जीवन आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। वह विद्यालय में अपने सहपाठियों के प्रति अधिक सहयोगी और शिक्षकों के प्रति अधिक विनम्र हो गया। देखते ही देखते वह न केवल अपने घर का बल्कि अपने विद्यालय का भी सबसे सहयोगी और प्रिय छात्र बन गया। यह अद्भुत परिवर्तन केवल यांत्रिक अभ्यास से नहीं बल्कि उस भावना से उत्पन्न हुआ जो अभ्यास के माध्यम से उसके अंतर्मन में संस्कार के रूप में गहराई तक प्रतिष्ठित हो गई थी। तो ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस नहीं था कि वो बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, बट धीरे धीरे उसके अंदर जो भावना उत्पन्न हुई वो भावना धीरे धीरे उसके संस्कार बन गई। और उसके संस्कार नया संस्कार बनने से उसका बिहेवियर बदल गया। भावना ने उसका दृष्टिकोण को बदला और बदले हुए दृष्टिकोण ने उसके व्यवहार को। तो अभ्यास भावना योग का करने में जो आप शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों को सिर्फ बोलना पर्याप्त नहीं है, उनको महसूस करना भी बहुत जरूरी है। किताब का नाम ही है फील टू हील। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक हीलिंग नहीं हो सकती है। तो यू गॉट टू फील टू हील। उपसंहार। सुसंस्कारित पीढ़ी का निर्माण। यह एक ध्रुव सत्य है कि संस्कार किसी पाठ्य पुस्तक के पन्नों से या केवल बौद्धिक उपदेशों से निर्मित नहीं होते। वे जीवन की जीवंत, सतत और समर्पित साधना से अंतर मन में अंकुरित और विकसित होते हैं। भावना योग इसी साधना की एक सरल, सहज, सुंदर और पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक बालक के भीतर छिपी हुई असीम संभावनाओं को जागृत कर उसे एक सामान्य मानव से महामानव बनाने की दिशा में अग्रसर कर सकती है। यदि हम वास्तव में ये कामना करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी न केवल भौतिक रूप से समृद्ध हो बल्कि चारित्रिक रूप से भी बलवान हो, नैतिक रूप से उन्नत और भावनात्मक रूप से संतुलित हो, अर्थात एक सुसंस्कारित पीढ़ी का निर्माण हो, तो भावना योग के सिद्धांतों को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि एक समग्र जीवन शैली के रूप में अपनाना ही आज के समय की सबसे सबसे बड़ी आवश्यकता और श्रेष्ठतम विकल्प है। इसी में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का सच्चा कल्याण निहित है। तो आज हमने देखा कि भावना युग से संस्कार निर्माण कैसे होता है और संस्कारों के निर्माण से कैसे आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारित कर सकते हैं। इनफैक्ट करंट पीढ़ी को भी कर सकते हैं, वृद्धावस्था को भी कर सकते हैं। तो सभी एज ग्रुप के लोग अपने नए संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों में संस्कार देना, क्योंकि शुरुआत में ही संस्कार दे रहे हैं तो उनमें अच्छा है कि शुरू से ही अच्छे संस्कार पड़ जाएं। लेकिन आप किसी भी एज में हो, आप अपने अंदर एक नए संस्कार का निर्माण कर सकते हैं। अभ्यास लगेगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी। सिर्फ ये किताब जानने के लिए है कि भावना योग का साइंस क्या है और भावना योग क्यों करना चाहिए। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस किताब के चैप्टर्स को पढ़ के सबको बताया जाए, ताकि लोग कभी भी जब भी उनके पास में समय हो उसको समझ कर इसको सुनकर समझ सकें। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब समझ के करते हैं तो आपको उसके करने में डेडिकेशन अलग तरीके से आता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, इसके चरण क्या हैं और हर चरण कैसे हमें प्रभावित करता है, तो अब आप जब भावना योग करेंगे तो आप उसको रिलेट ज्यादा कर पाएंगे। और इस चैप्टर के बाद चैप्टर 15 से जो है भावना योग के अभ्यास शुरू होते हैं। तो किताब में भावना योग के अभ्यास दिए गए हैं। मैं भावना योग के अभ्यास का अलग से वीडियो बना के, अलग प्लेलिस्ट बना के शेयर करना शुरू करूंगी। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जो एक्सरसाइजेस होगी वो मैं सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूंगी। कम्युनिटी बना के हम एक ग्रुप में एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे ऑनलाइन, ताकि मैं आप लोगों के साथ में वार्तालाप भी कर सकूं और आप लोगों को गाइड भी कर सकूं कि उस एक्सरसाइज को कैसे करना है। अगर आपको
एक्सरसाइज करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस महाराज जी ने डिस्क्राइब करी हुई है। प्रातः में क्या करना है, दिन में क्या करना है, शाम को क्या करना है, तो वो हम देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं उसको छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बना के छोटे छोटे वीडियोस डालती भी जाऊंगी, ताकि आप वो वीडियो को सुन के अपनी एक्सरसाइज करते चले जाएं। जो महाराज जी के साथ में ध्यान है भावना योग का, वो अलग है कि वो ध्यान का जो महाराज जी के साथ में आपको ध्यान करना है भावना योग का, 23 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी हमारे वीडियोस हैं आप वो करते रहिए। बट किताब की जो एक्सरसाइजेस हैं मैं उसके अलग से, जैसे ये रिकॉर्डिंग्स की हैं चैप्टर की, वैसे ही एक्सरसाइजेस की भी रिकॉर्डिंग करूंगी और हर एक्सरसाइज को कोशिश करूंगी अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको वो एक्सरसाइज के वीडियोस मिल सकें। इसी के साथ में थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र।